गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आपकी एक डिमांड के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम आई थी, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मैं वीडियो लेकर आया हूँ। उनकी प्रॉब्लम थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का एकीकरण। बुक की लैंग्वेज काफ़ी हार्ड है, समझने में बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो लेकर आया हूँ। होप सो समझेंगे। फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, उस रिगार्डिंग में और भी समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। होता क्या है कि आप सभी लोगों को पता है कि फ्रांस में एक राजा हुआ था, एक सेनापति हुआ था बड़ा, नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन ने लगभग तमाम यूरोपियन कंट्रीज पे अटैक किया और यूरोपियन कंट्रीज को जीतता गया और उन्हीं में जर्मनी भी था, इटली भी एक देश था, जिनकी हालत नेपोलियन की आर्मी ने काफ़ी खस्ता कर दी थी। उसके बाद पूरी की पूरी इनकी करेंसी नेस्तनाबूत हो गई। तो अब उससे आगे हम शुरू करते हैं। आपकी बुक में तो दे रखा है, सिर्फ 2 ही लाइनें दे रखी हैं। 1866 से लेकर 1871 इतना दे के उन्होंने छोड़ दी है। उससे पहले की थोड़ी सी कहानी हम समझने का प्रयास करते हैं, शायद आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। जैसे हमारा इंडिया था, आज़ादी से पहले ये भी अलग अलग भागों में बटा हुआ था, बहुत सारी हमारे भी रियासतें थी। ऐसे ही पूरी जर्मनी की अगर बात करूं तो लगभग 300 रियासतें या 300 स्टेट्स हुआ करते थे। नेपोलियन के टाइम नेपोलियन ने एक यूनियन बनाया, रीजन यूनियन। उसके अंदर उसने कितने डाल दिए? 39 डालकर एक रीजन बना दिया, सारी रियासतों को एक साथ करके। ठीक है, हालांकि कमजोर होते गए। उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर मैं बात करूं तो पर्शिया था। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर स्टेट्स की बात करूं तो पर्शिया था। और पूरा का पूरा हम देखते हैं जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो पूरा का पूरा पर्शिया के इर्द गिर्द ही हुआ था। पर्शिया ही ऐसा था जिसने पूरे के पूरे यूरोप को एकीकरण करने में मदद की थी। इटली का भी एज इट इज ऐसा ही कुछ था जैसा कि जर्मनी का है। जैसे पर्शिया का कमांडर था एक ओटो वन बिस्मार्क, है ना। इटली का भी था काबूर, इटली का काबूर था। और अगर हम जर्मनी की बात करें तो उसमें था ओटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क को क्रेडिट जाता है पूरे के पूरे जर्मनी का एकीकरण करने के लिए। पढ़ते हैं इस चीज को क्या है। देखिए क्या है, 1848 में जर्मनी की जो सारी रियासतें थी उनने मिलकर एक संसद बनाने का प्रयास किया कि हम वोटिंग के जरिए यहाँ पूरी व्यवस्था चलाएंगे। और ये कहीं ना कहीं वियना कांग्रेस को मंजूर नहीं था, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस कांग्रेस को उन्होंने एक शक्तिशाली नहीं, मतलब बहुत ही कमजोर चीज बताई और उसको पूरे के पूरे को ऑस्ट्रिया के प्रभाव में रख दिया। ऑस्ट्रिया डायरेक्ट इम्पैक्ट करता था, ऑस्ट्रिया अपने हिसाब से मैनेजमेंट चलाता था और यही जर्मनी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पूरी जर्मनी अगर मैं बात करूं तो पूरी जर्मनी 3 भागों में बटी हुई थी, नॉर्थ, मिडलैंड और साउथ। नॉर्थ में हम देख सकते हैं पर्शिया था, सेवोनी था, हैनोवर था, फ्रैंकफर्ट था और रीमनलैंड मिड में था, साउथ में बिवेरिया था, ठीक है, बेडन था। ये सारे के सारे लोग अलग अलग भागों में जर्मनी की, अगर हम भौगोलिक मैप को देखें जो कि आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो ये अलग अलग चीजें बटी हुई थी। अब होता क्या है, उसी समय एक जर्मनी के अंदर यूनिवर्सिटी है, जेना यूनिवर्सिटी। और जेना यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर मैटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसका विरोध करना शुरू कर दिया। पोइट्री के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, और धीरे धीरे ये विरोध सारी यूनिवर्सिटियों में फैलकर, किसी भी देश की सबसे मजबूत चीज होती है उस देश के युवा, तो जिस तरफ झुक जाए पूरा का पूरा देश उसी तरफ, उसी रफ्तार को पकड़ लेता है। इतिहास इस चीज का साक्षी रहा है। तो वो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पूरी युवा शक्ति एक साथ जुड़ गई इस मुहिम को लेकर कि हमें जर्मनी का एकीकरण चाहिए, यूनिफिकेशन चाहिए हमें जर्मनी का। हम ऑस्ट्रिया के अधीन नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया अपनी दादागिरी करता था, हर तरीके से अपना फायदा उठाने का प्रयास करता था। हुआ भी, अब सारे स्टेट्स ने आपस में मिलकर, लगभग 300 स्टेट्स जो मैंने बताया था, 300 स्टेट्स, उनके बीच में एक टैक्स हुआ करता था, जालवरीन। उस टैक्स को उन्होंने समाप्त करके जालवरीन एक संगठन बनाया
जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम आपस में जो बिजनेस करेंगे ना, एक दूसरे आपसी पड़ोसी स्टेट्स, उसमें टैक्स नहीं लेंगे। तो क्या होगा, हमारा खुद का उत्पादन बढ़ेगा। भी जाहिर सी बात है, टैक्स कौन सा आप पूछोगे, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जब घुसा जाता था वो एक टैक्स लिया जाता था जिसका नाम था जारबरी। उस टैक्स को उन्होंने ख़त्म किया। उस टैक्स को ख़त्म करने का फ़ायदा ये हुआ कि उनके बीच में क्रेडिबिलिटी बढ़ी, व्यापार बढ़ा, ठीक है। और इन सब को करवाने में सबसे बड़ा हाथ था बिस्मार्क का। बिस्मार्क को हम जानते हैं आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के लिए। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी बिस्मार्क की फेमस थी। अगर हम इंडिया में बात करें तो एक हमारे भी दिल्ली सल्तनत के अंदर एक सुल्तान हुए थे बलबन। बलबन ने भी यही अपनी थी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, अपने दुश्मनों के खिलाफ। इन्होंने भी अपनाई, जो मिल रहा है ठीक है, जो विरोध कर रहे हो उसको रास्ते से हटाओ। रास्ते से हटाने का मतलब आप समझते हो, बताने की मुझे जरूरत नहीं। होता क्या है, बिस्मार्क इस चीज को अच्छे से जानता था कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो जर्मनी का जो संगठन है उसमें से ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना पड़ेगा। बिना ऑस्ट्रिया को बाहर निकाले हम जर्मनी का एकीकरण नहीं कर सकते। जर्मनी अपनी दादागिरी चला रहा है। तो होता भी ऐसा ही है। शुरुआत होती है डेनमार्क वॉर से। तो दो इलाके थे, स्लेविसिंग और होल्स्टन। इन दो इलाकों पे ज़्यादातर लोग जर्मन भाषा बोलने वाले थे और डेनमार्क अपना कब्जा दिखा रहा था। और पूरी जर्मनी के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी वो उनको आज़ाद करवा पाए। पर्शिया का नेतृत्व कर रहे थे बिस्मार्क। बिस्मार्क इससे पहले ही अपनी आर्मी के लिए एक्स्ट्रा फंड दिलवाकर अपनी आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके थे कि उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं था। सबसे पहले उन्होंने डेनमार्क के खिलाफ लड़ाई लड़ी और डेनमार्क को उस लड़ाई में हराकर विजेता जीते। तो उससे पर्शिया का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। एक और चीज बता दूं आपको मैं, एक पर्शिया के अंदर एक एरिया पड़ता है रूर क्षेत्र, और रूर क्षेत्र दुनिया में सबसे ज्यादा खनिज चीजों के लिए, मिनरल्स के लिए फेमस है। दुनिया में सबसे ज्यादा मिनरल्स अगर कहीं है तो रूर के अंदर है। और वो रूर कहाँ पड़ता है, जर्मनी में। तो मिनरल्स, और उसी समय उसी टाइम मैंने आपको बताया भी था कि क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति चल रही थी। तो सब चीज़ों के लिए उद्योग चाहिए, उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए, और कच्चा माल सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा था, रूर में। तो उनको इकोनॉमिकली भी पावर थी पर्शिया के पास। आर्मी अच्छी बना चुके थे, आर्मी से भी पावर थी। एक अच्छा कमांडर था बिस्मार्क, कमांडर भी अच्छा था। और ऐसे करके उन्होंने डेनमार्क को हराया और डेनमार्क पे कब्जा किया। डेनमार्क के वो दोनों एरिए जीत कर इन्होंने पर्शिया में मिलाए और पर्शिया और मजबूत हुआ। अब डेनमार्क ये अपने बिस्मार्क अच्छे से जानते थे कि अगर मैं ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई करूंगा तो डायरेक्ट तो जीत नहीं पाऊंगा। ऑस्ट्रिया के साथ अगर लड़ूंगा तो मेरे बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी फ्रांस, और फ्रांस को मुझे किसी न किसी तरीके से रोकना पड़ेगा। अगर हम जर्मनी का मैप देखें ना तो हमें समझ में आता है कि पर्शिया का इलाका जो था उसके जस्ट पास में रशिया लगता था, रूस का इलाका। और रूस और पर्शिया के अच्छे संबंध थे, तो रूस कभी भी पर्शिया पे अटैक नहीं करेगा, इस बात को लेकर बिस्मार्क श्योर था। इन्होंने सबसे पहले किया फ्रांस से वार्तालाप, और फ्रांस से बात करके फ्रांस को यह आश्वस्त कर दिया कि अगर मेरा और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होता है तो फ्रांस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फ्रांस से हामी भरवाने के बाद, क्योंकि फ्रांस को भी ऐसा लगा कि अगर ऑस्ट्रिया और जर्मनी आपस में लड़ेंगे तो दोनों में से किसी एक खत्म हो जाएगा और दूसरे का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो मेरे लिए इजी होगा ऑपरेट करना, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो जब अटैक हुआ उससे पहले बिस्मार्क ने इटली से भी संधि कर ली, और पर्शिया और ऑस्ट्रिया की जब लड़ाई हुई तो सेडोवा के मैदानों में लड़ाई हुई। तो इटली और पर्शिया दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ऑस्ट्रिया को हराने के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रिया की मतलब एक तरह से एग्जिट हो गया। ऑस्ट्रिया का कोई एकाधिकार नहीं रहा, ऑस्ट्रिया कमजोर हो गया। वो लड़ाई लड़ने के मैदान में भी था, लगभग 2 महीने की लड़ाई लड़ी थी और 2 महीने में पर्शिया जीत गया था, है ना। अब हुआ क्या, ये 1866 की बात है। कुछ टाइम चला, कुछ टाइम चलने के बाद
ये युद्ध यूं ही चलता रहा। अब लड़ाई थी पर्शिया की फ्रांस के साथ। दक्षिणी अगर हम साउदर्न जर्मनी की बात करें तो उनके बहुत सारे इलाकों पे फ्रांस का कब्जा था। ऑस्ट्रिया कमजोर था, इटली के साथ इनका समझौता था, रशिया से इनको कोई डर नहीं था। तो पर्शिया ने फ्रांस पे अचानक अटैक कर दिया। दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। ये भी सेडोवा के मैदानों में लड़ाई होती है और 1 सितंबर 1870 को लड़ाई शुरू होती है और कुछ दिनों बाद फ्रांस इस लड़ाई को हार जाता है और पर्शिया इस लड़ाई को जीत जाता है। जीतने के बाद इन्होंने साउदर्न जर्मनी को भी जर्मनी का हिस्सा बना लिया। एक तरह से पूरी जर्मनी का एकीकरण हो चुका था, यूनिफिकेशन हो चुका था। उसके बाद 1871 के अंदर वर्साय के अंदर राजा विलियम फर्स्ट को सम्राट बना दिया गया जर्मनी का और इस तरह से हम देख पाते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। हम इटली की भी यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे आगामी वीडियो के अंदर और इससे अगर क्वेश्चन आता है तो इतना ही क्वेश्चन आएगा। आपसे प्रोसेस वगैरह पूछेगा, इतना लेंथी नहीं पूछेगा। आपको समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।